ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो वर्ड्स में दिख रहे हैं, एक मुझे ऑपरेशनल दिख रहा है और दूसरा एम्पलीफायर दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा, फिर बाद में एम्पलीफायर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो उसके पहले कल जो स्टूडेंट अब्सेंट थे, तो आज मेरे बारे में आप देख लो, समझ लो कि मेरा नाम शिवम अग्रवाल है और मेरा यमी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हुआ है सिग्नल प्रोसेसिंग में, और बी जो है बैचलर डिग्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कंप्लीट हुआ है। ओके, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली, आपको समझा मुझे मिलना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको आना पड़ेगा। वहाँ पे मैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो लैब है वहाँ पे मैं बैठता हूँ, तो आपको जब कभी भी मिलना हो तो आप मुझे यहाँ पे आके मिल सकते हो। और ये जो मोबाइल नंबर है कॉलिंग का 9325, ये कॉलिंग का नंबर है, और 9503 ये व्हाट्सएप का नंबर है। आपको कोई भी क्यूरी पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कभी भी मुझे, सिर्फ आप रात को 8 के बाद में मत करो। ओके, तो आप सवेरे 9 बजे से तो रात को 8 बजे के पहले कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसमें जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसमें सब में पहले वर्ड क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशनल है। तो ऑपरेशन, ऑपरेशनल ऐसा नाम क्यों दिया गया है इसको, क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग में 1940 में या 1948 में, उसके बीच में जब एनालॉग कंप्यूटर्स जो मैन्युफैक्चर हुए, एनालॉग कंप्यूटर्स जो इम्प्लीमेंट हुए उनका, तो उसमें कुछ डिवाइसेस की गरज थी। वो डिवाइसेस जो थे वो थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर मतलब क्या या ऑपरेशन मतलब क्या, जैसे कि कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन आप परफॉर्म करते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये जो ऑपरेशंस जो है, ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस है। जो भी ऑपरेशन जो है वो सब में पहले बेसिक ऑपरेशन है, तभी आप वहां पे कोई भी मतलब जो भी आपको इवेंट परफॉर्म करना है, कोई भी चीज आपको परफॉर्म करना है, तो तब जाके आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कुछ इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पहले बहुत सारे चीजें होती है वो इवेंट आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो एक एक पर्सन वो इवेंट को सक्सेसफुल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। आपको क्या चाहिए, 10-15 जनों की आपको टीम चाहिए, तभी आप वो इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मतलब क्या, हर एक पर्सन उसका अलग अलग काम करेगा, वो सब अलग अलग काम करने के बाद में एट द एंड आप क्या करते हो, वो सभी काम को कंबाइन करते हो, तभी जाके वो इवेंट क्या होता है, वहां पे सक्सेसफुल होता है। मतलब क्या कर रहे हो आप, वो इवेंट्स अलग अलग पर्सन के जो भी इवेंट्स उन्होंने किया उसके क्या कर रहे हो आप, एडिशन कर रहे हो, राइट। कुछ प्रॉब्लम हो गया इवेंट परफॉर्म करते टाइम पे, तो आप क्या करोगे, वो प्रॉब्लम को आप सबट्रैक्ट करोगे, राइट। सबट्रैक्ट करोगे तभी आप इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हो। वो प्रॉब्लम को आप एडिशन करोगे वो इवेंट में, तो सक्सेसफुल अच्छे से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, तो मतलब मेरा जस्ट बोलना क्या है, कोई भी ऑपरेशन आपको, कोई भी चीज आपको परफॉर्म करनी है तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करने ही पड़ते हैं, तभी आप कोई भी इवेंट आपको सक्सेसफुल आपको करना है वहां पे। जैसे कि मैं अभी पीपीटी मैंने यहाँ पे बनाया, पीपीटी बनाया तो हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, कुछ गलती हुई तो मैं उसमें सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, या राइट। और मल्टीप्लीकेशन भी अलग अलग जगह पे मल्टीप्लीकेशन भी होता है वहाँ पे। तो ऐसे जो चीजें होती है, ये तो अभी चीजें आई ऐसा नहीं है, बहुत पहले से चीजें ये चलते आ रही है। ओके, तो इसीलिए वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ता है, इसीलिए इसको ऑपरेशन ऐसा नाम दिया। उसके बाद में ये एम्पलीफायर क्यों है, एम्पलीफायर मतलब क्या, जैसे कि आप साउंड सिस्टम जो ये आप यूज करते हो, साउंड सिस्टम में क्या चीजें होती है, माइक होता है, राइट, एक सिस्टम होती है, उसके बाद में एक स्पीकर होता है, राइट। जो भी आप माइक में बोलोगे वो स्पीकर में बहुत जोरों से आवाज सुनाई देता है, स्पीकर से, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है वहां पे, एम्पलीफायर हो रहा है, सिग्नल आवाज बढ़ा के आ रही है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है एम्पलीफायर। ओके, तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो पहले से 1940 या 1948 से जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है अभी, वो कैसे हुई, क्या हुई, वो कैसे, उसके अंदर उसके जो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये सभी चीजें अपन अभी के टॉपिक में अपन वहां पे देखने वाले हैं। तो इसी में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट फॉर्म में उसको नाम दिया है ओपैम्प।
ओपी, ओपी फॉर ऑपरेशनल और एएमपी फॉर एम्पलीफायर। ओके, तो ओपैम ऐसा नाम उसको दिया गया है, और उसके जो आईसी है, आईसी मतलब क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, वो आईसी का नाम है आईसी 741। ये आप पहले जो स्लाइड में आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे कीड़े टाइप आपको दिख रहा होगा, राइट। आप इसको कीड़ा ही बोल सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में ही हो अभी। तो ये जो है, ओके, ये इसको कहा जाता है आईसी, राइट। इसमें आप देख रहे होंगे एक छोटा सा होल है यहाँ पे, हर एक आईसी में एक छोटा सा होल वहां पे दिया गया है। वो क्यों दिया गया है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट आप उसके बारे में स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। इसका आप देखोगे यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में 4 पिन आपको दिख रहे होंगे, और राइट हैंड साइड में भी 4 पिन है। ओके, राइट हैंड साइड की चीजें आपको नहीं दिख रहे हैं, बट 4 पिन लेफ्ट हैंड साइड में, 4 पिन राइट हैंड साइड में। इसको 8 पैर बोलते हैं। ओके, पिन भी बोल सकते, टेक्निकल लैंग्वेज में पिन कहा जाता है, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पैर्स बोलते हैं, मतलब 8 पिन है उसके अंदर। ओके, तो 8 पिन के 741 आईसी नाम की आईसी है, और ये जो आईसी है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको यूज करना है कोई भी सर्किट के अंदर, कोई भी ब्रिड बोर्ड के अंदर। ओके, उसके अंदर ऐसे टाइप के आईसीज बहुत सारे वहां पे लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर करना हो तो आपको ये जो आईसीज है वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, तो सब में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940। ओके, एंड first designed in 1948 by using vacuum tube. Okay, vacuum tube is a one type of operational amplifier, first of all designed in 1948, and this designed in 1948 was first of all established in analog computer to perform mathematical operation. Okay, so that's why that amplifier is known as operational amplifier. Okay, so that scientist named as Robert J. Wadler. Okay, this scientist has brought IC 741 in 1964 to 1968. In this span, that Robert has established the ICs 741 in the name of OPAM, okay, operational amplifier. And the main importance of this operational amplifier is very less cost. Okay, तो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना कोई भी सिस्टम आपको बनाना है, तो सब में बड़ा टास्क अपना क्या रहता है, कम से कम कॉस्ट में आपको सभी सिस्टम डिजाइन होनी चाहिए। ओके, जैसे कि कोई लैपटॉप है आपके पास में, वो लैपटॉप आपके पास 15 to 20,000 है, उसमें वो लैपटॉप आना चाहिए, बट सभी सिस्टम 70-80,000 में लैपटॉप रहेगी तो आप वो परचेस कर सकते हो क्या? कोई भी नहीं कर पाएगा। नॉर्मल एवरेज पर्सन तो वो सिस्टम को परचेस नहीं कर पाएगा। तो लेस कॉस्ट आप रखोगे तो ज्यादातर लोग उसको बाय कर पाएंगे, राइट। और वही वेरी स्मॉल साइज उसकी होती है, जैसे कि आप इसमें मैंने पहली स्लाइड आपको बताई, ये जो है, ये जो पिन होती है आपके उंगली, आपकी जो फिंगर होती है उसके 1/3 साइज की इसके साइज होती है। इतनी छोटी साइज होती है इसकी कि इजीली आप एक मुट्ठी में कम से कम 10 से 15 आईसी आप एक मुट्ठी में बंद कर सकते हो, इतनी छोटी उसकी स्मॉल साइज उसकी होती है। ओके, वर्सैलिटी मीन्स व्हाट, मीन्स दैट लॉट्स ऑफ वर्क यू कैन परफॉर्म ऑन दिस आईसीज ओनली। ओके, बहुत सारे वर्क आप ये आईसी में परफॉर्म कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, कोई भी अलग अलग टाइप के आप इनपुट उसको दोगे तो उसके हिसाब से वो आउटपुट क्या करेगा, वहां पे परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन आउटपुट वहां पे लाने वाला है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, और वो डिपेंडेबिलिटी भी है, सब बहुत जरूरी होती है डिपेंडेबिलिटी, क्योंकि डिपेंड रहेगा तो ही वो ऑपरेशन अच्छे से कर पाएगा। डिपेंड नहीं रहेगा, अपने मनमानी से चलेगा तो वो ऑपरेशन बरोबर परफॉर्म कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी मैं जो हूं, मैं क्या हूं, डिपेंड हूं अपने सिलेबस के ऊपर। ओके, मैं इंडिपेंडेंट रहता, मतलब जो मन चाहे मैं आपको सिखाया रहता, तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। ओके,
मैं डिपेंड हूं इसीलिए प्रॉपर ऑपरेशन वहां पे आएगा, मैं डिपेंड नहीं रहता तो वहां पे प्रॉपरली ऑपरेशन नहीं आ रहता। ओके, तो लास्ट पॉइंट है, समझ रहे हैं ना आपको, स्पीड में हो रहा होगा, कुछ नहीं समझ रहा होगा तो मुझे जस्ट ऑडियो ऑन करो और मुझे पूछो जो भी क्यूरी आपकी रहेगी। ये तो सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये ले रहा हूँ। हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। ओके, तो हाई गेन का मीनिंग क्या होता है? गेन ये बहुत जरूरत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप अभी समझ लोगे तो आगे की चीजें समझने के लिए बहुत इजी जाएगा आप लोगों को। ओके, 1 second. I didn't start the recording, so I started now. Okay. So high gain DC amplifier, that is nothing but that what is meant by gain? Okay, This call some is now input being you recorded. have given to the system, okay, and it forms some output. Okay, तो जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपको सिखा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, उसकी स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद में एग्जाम में आप जो भी आपने स्टडी किया वो एग्जाम में आप लिखोगे। ओके, लिखने के बाद में आप में से जो 120 स्टूडेंट्स है उसमें से मतलब 70-80 स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर किया। ओके, और 30 to 40 स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट अच्छा स्कोर नहीं किया और वो सब्जेक्ट में फेल हो गया, ऐसा जस्ट अपन कंसिडर करेंगे। ओके, तो वो कंसिडर करते टाइम पे जो गेन जो है आपका वो काय पे डिपेंड है? मैंने कितना आपको सिखाया, मतलब मैंने कितना आपको इनपुट दिया। ओके, इनपुट देने के बाद में आपका जो सिस्टम है, मतलब आप खुद जो हो, खुद एक क्या हो, सिस्टम। आपने क्या किया, मैंने जो सिखाया वो एज अ इनपुट आपके दिमाग में आपने लिया। ओके, और वो आपने समझ लिया अच्छे से। समझने के बाद में आपने क्या किया, वही जो भी आपने समझा वो आपने क्या किया, आउटपुट उसका फॉर्म किया, मतलब आपने जो भी मार्क्स लाया। ओके, वो डिपेंड कहाँ पे है? इनपुट पे डिपेंड है। इनपुट जो भी दोगे वही सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वही आउटपुट जो भी है वो आउटपुट लाएगा। ओके, तो हाईएस्ट गेन काय पे डिपेंड रहेगा? जितना सिस्टम जो है, जितना सिस्टम समझने की कोशिश करेगी तभी वो प्रॉपरली आउटपुट आने वाला है। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा गेन लाता है, हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। ओके, मींस व्हाट एवर इनपुट यू हैव गिवन, maximum output will form at the output side. Okay, that's why it's called as a high gain DC amplifier. Okay, DC is nothing but direct current. Okay, if you have given the direct current to the operational amplifier, then it gives us the maximum amount of output at the output side. Okay, so that's why it's called as the high gain DC amplifier. Okay, so now we will understand the structure of operational amplifier. Okay, so this op-amp is the active component. Why it's called as the active component? Because it's needed some external voltage to perform its operation. Okay, मतलब क्या कि ये जो op-amp है, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, इसको कुछ अलग से खाना चाहिए तभी ये उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसको किसी ने खाना नहीं दिया तो ये जो डिवाइस है, ये उसका आप इनपुट कितना भी दो बट वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने वाला है। जैसे कि आपने दिन में कुछ खाना नहीं खाया, मैं कितना भी आपको सिखाया, कितना भी अच्छा आपको इनपुट दिया, तो आप उसको समझने की कोशिश आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एनर्जी ही नहीं है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वैसे ही इसको दो टाइप के इनपुट चाहिए रहता है, एक म्हणजे VCC और एक म्हणजे माइनस VEE। ओके, VCC जो होता है वो प्लस वोल्टेज होता है और VEE जो होता है वो माइनस वोल्टेज होता है। मतलब प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज ये दोनों भी वोल्टेज इसको चाहिए रहेगा तभी ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। करेक्ट, और इसको दो इनपुट्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग इनपुट होता है, एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और एक होता है आउटपुट। ओके, तो इसमें आप देखोगे दो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ओके, और दो अलग से मतलब इनपुट होते हैं, वो अलग इनपुट होता है। ये एक्चुअल इनपुट अपन इसके अंदर नहीं देते हैं, VCC और VEE में एक्चुअल इनपुट नहीं देते हैं। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल
वोल्टेज सोर्स है वो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स क्यों लगता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसको वर्किंग में लाने के लिए। ओके, तो इसमें आप कुछ नंबर्स देख रहे होंगे, 2 नंबर देख रहे होंगे, 3 नंबर देख रहे होंगे, 7 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर। ये नंबर्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये जो आईसी जो पिन है, मैंने जो आपको आईसी बताई थी, 4 लेफ्ट हैंड साइड में पिन होता है, 4 राइट हैंड साइड में पिन होता है। ओके, तो इसमें जो इसमें आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको बताई थी, वहां पे एक होल आपको दिख रहा होगा। वो होल क्यों होता है, मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो होल क्यों होता है, क्योंकि वो एंड से वहां पे फर्स्ट नंबर की पिन वहां पे रहने वाली। ओके, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई भी पिन पे वहां पे दिया नहीं रहता कि 1 नंबर की पिन, 2 नंबर की पिन, 3 नंबर की पिन, 4 नंबर की पिन, ऐसा कहीं मार्किंग नहीं दिया रहता है। वहां पे क्या दिया रहता है, वहां पे दिया रहता है एक छोटा सा होल। ओके, होल का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो या राइट हैंड साइड में रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा मतलब वहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज उसको नंबरिंग देना है पिन को। ओके, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे होल दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो पहली पिन होंगी वो नंबर 1 की रहेंगी, उसके बाद में नंबर 2, उसके बाद में नंबर 3, उसके बाद में नंबर 4, फिर बाद में 5, 6, 7, 8। ओके, तो इसमें जो नंबर 1 नंबर की जो पिन है, नंबर 1 पिन एंड नंबर 5 पिन, बोथ आर कॉल्ड एज द ऑफसेट नल। Okay, offset null. That offset one pin is called as the input offset null. Okay, and number 5 pin is called as the output offset null. Input offset null and output offset null we will understand in further lectures. But at right now I will just tell you the basic concept of offset null. Okay, input offset null and output offset. Input offset null is nothing but that if you have not given any input to the system, okay, but we are giving some external voltage to the operational amplifier to on the system, right? That we are not given any input, but we are giving some external input to the operational amplifier. At that time it will give some output voltage or it will give some output at the output side. Okay, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन कुछ इनपुट तो नहीं दे रहे हैं, बट अपन क्या दे रहे हैं, सम एक्सटर्नल वोल्टेज अपन दे रहे हैं ताकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑन हो। राइट, एक्सटर्नल ऑन हो गया, ऑन होने के बाद में ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट फॉर्म करेगा। ओके, वो जो आउटपुट है वो आउटपुट को क्या करना है, अपने को जीरो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने कुछ इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट भी जीरो आना चाहिए, तभी वो सिस्टम स्टेबल रहेंगी। राइट, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो इनपुट नल जो है इसको अपन ऐसा अपन सेट करेंगे ताकि वहां पे आउटपुट जीरो आए। ओके, ये हो गया इनपुट नल का वोल्टेज। फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो वोल्टेज आउटपुट में फॉर्म होता है। वो वोल्टेज भी आपको, वो मे भी क्या करेगा, वो निगेटिव वोल्टेज फॉर्म करेगा या मे बी सम व्हाट ऑफ माइनर आउटपुट वोल्टेज वहां पे फॉर्म करेगा। तो माइनर जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी आपको जीरो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा आउटपुट ऑफसेट नल के पिन पे ऐसा समवॉट ऑफ आउटपुट आपको देना पड़ेगा ताकि वहां पे आउटपुट जो है वो टोटली जीरो हो जाए। ओके, तो ये मीनिंग है इनपुट ऑफसेट नल और आउटपुट ऑफसेट नल का। उसके बाद में पिन 2 और पिन 3, ये होती है 2 नंबर की पिन और 3 नंबर की पिन, और 6 नंबर की पिन होती है आउटपुट। मतलब आप इनपुट जो है वो पिन 2 और पिन 3 में अप्लाई करोगे और आउटपुट जो है वो पिन 6 में आपको वहां पे फाइंड आउट होने वाला है। और जो मैंने कहा वीसीसी वोल्टेज और वीईई वोल्टेज, प्लस वीसीसी और माइनस वीईई, ये जो वोल्टेज है ये आपको वहां पे पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 पे वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपरली आप जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ये आईसी यूज करके। ओके, इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी है अपने सिलेबस में, तो प्रैक्टिकल्स अपन ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेशन
मैं आपको आगे के कुछ लेक्चर्स में या प्रैक्टिकल स्लॉट्स में इसके ऊपर के प्रैक्टिकल्स में आपको लेने वाला हूँ, तो बिल्कुल फिक्र मत करना। वहाँ पे वो प्रैक्टिकल स्लॉट्स में अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आईसी है 741, ये आईसी प्रॉपरली वर्क कैसे करती है। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कुछ क्यूरी होंगी तो मुझे पूछो। ओके, तो इसमें जैसे कि एक बफर, ओके, बफर और एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट्स अ सेम थिंग। ओके, बफर इज नथिंग बट it can used as some storage purpose. Okay, for storage of some signal you can use as a operational amplifier. Okay, and this operational amplifier, the symbol for this amplifier, just to draw a one triangle. Okay, if you draw one triangle and given some two input and forms one output and given two terminal, then this type of symbol is called as the operational amplifier. Okay, as I told you earlier, it has two input, inverting input and non-inverting input, and it has one output. Okay, so this is the basic structural diagram for the operational amplifier. Okay, so that we will apply some input voltage to the operational amplifier, then we will understand what will be the operation will be performed on the input voltage. जैसे कि मैंने कहा, अभी क्या है, आपके पास दो इनपुट है, एक इन्वर्टिंग इनपुट है और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों इनपुट को कुछ ना कुछ इनपुट देने की अपन कोशिश करेंगे। तो इनपुट देने के बाद में आउटपुट क्या आएगा अपना, तो अपन वहां पे देखने की अपन कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, व्हाट आई विल डू, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज बताना रहेगा आपको, ये जो इन्वर्टिंग जो इनपुट है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये बताने की चीज रह गई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यही नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तभी आप इंपॉर्टेंट चीज आपने वहां पे कंसिडर कर लिया तो ही आप प्रॉपरली वहां पे उसका जो ऑपरेशन है, प्रॉपरली ऑपरेशन उसकी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो पिन 2 है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और पिन 3 जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि जब क्या होता है वहां पे ओरल्स होती है, मतलब वाइवा जो होता है आपका, वहां पे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो वहां पे पता होना जरूरी है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल को कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, नॉन इन्वर्टिंग को नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, ये पता होना बहुत जरूरी है आपको। ओके, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, तो इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है, मतलब पिन जो पिन 2 जो नंबर की जो पिन है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूं। ओके, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसको मैं क्या कर रहा हूं, ग्राउंडेड कर रहा हूं। ओके, आपको पता होगा कि ग्राउंडेड का मीनिंग क्या होता है, वो टर्मिनल मैं ग्राउंड को कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, और जो नेगेटिव जो टर्मिनल है इसको मैं एक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वेवफॉर्म। ओके, मतलब साइनोसाइडल वेवफॉर्म क्या होती है, ये आपको पहले फर्स्ट यूनिट में आपको बताया होगा कि साइनोसाइडल वेवफॉर्म क्या होती है। ओके, तो ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म मैंने क्या किया, इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया और प्लस वीसीसी और माइनस वीईई, ये दोनों वोल्टेज मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पे दे रहा हूं। तो क्या करेगा ये, जो भी इनपुट आप उसको दोगे, आप क्या कर रहे हो, इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट आप दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ वी इन। ओके, तो वो क्या करेगा, वो इनपुट को पूरा का पूरा उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है, उल्टा करना। ओके, उल्टा करने के बाद में आप देखोगे कि वन that sinusoidal has performing as started from the positive half cycle. At the end of the output side of the op amp, it will uses the negative half cycle of the sinusoidal waveform. Okay, that input of the waveform of the input signal is totally inverted. That is nothing but it uses the 180 phase shift. Okay, of the 180 phase shift is obtained the output, inverted output at the output side. Okay, understood? If some queries is forming in your mind, just on your audio and ask me. Okay,
आपको कुछ समझ नहीं रहा होगा, कुछ क्यूरी होगी, तो आप कभी भी ऑडियो आपका ऑन करो और मुझे पूछो। ओके, तो वैसे ही उलट मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल म्हणजे पॉजिटिव टर्मिनल को साइनोसाइडल वेवफॉर्म में यहाँ पे देने वाला हूं, और इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ग्राउंड करूंगा। ओके, तो मैं क्या करना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने इनपुट दिया, जैसे कि अपन पहले कंडीशन में मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया था, वैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प को मैंने क्या किया, साइनोसाइडल वेवफॉर्म दिया, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ओके, नेगेटिव टर्मिनल है ऑप एम्प का, इसको मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे ग्राउंड कर रहा हूं। उस ये कंडीशन पे क्या होने वाला है, वहां पे जैसा आप इनपुट दोगे, dependent on the gain of the op amp, it will form the same input as the we have given it the input side. If the gain of the op amp is 1, okay, at this condition we are considering the gain of the op amp is 1. okay, यहाँ पे अच्छे ये भी समझने की जरूरत है कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, जैसा मैंने इनपुट दिया उसका उलट इनपुट आउटपुट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे जैसा मैंने इनपुट दिया वैसा के वैसा आउटपुट यहाँ पे फॉर्म हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो गेन है, ओके, गेन क्या होता है अपन और अच्छे से आगे समझने की अपन कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे कंसिडर करो कि जो इनपुट अपन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप दोगे वैसा के वैसा आउटपुट आपको वहां पे फॉर्म होने वाला है, नॉन इन्वर्टेड आउटपुट इन फेज विथ इनपुट। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इनपुट जो है वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, इसके वजह से इसको कहा जाता है जीरो फेज से। ओके, व्हेन इनपुट इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड व्हेन इनपुट इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, तो इस टाइप में अलग अलग दो कंडीशन में आपको वहां पे जो आउटपुट जो है वहां पे आउटपुट आता है। समझ रहा है? हाँ, यहाँ तक किसी को यस सर, यस सर, किसी को डाउट? नो सर, नो सर। ओके, ग्रेट। ओके, अब इसके बाद में कंसेप्ट आता है आइडियल ओप एम्प। ओके, आइडियल ओप एम्प जो है वो आप स्टूडेंट में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आइडियल स्टूडेंट किसको कहा जाता है, जो रेगुलर स्टडी करता है, रेगुलर लेक्चर अटेंड करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, पेरेंट्स की अच्छे से सुनता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइडियल स्टूडेंट कहेंगे, राइट। वैसे ही ओप एम्प में भी आइडियल ओप एम्प होता है। ओके, तो आइडियल ओप एम्प का मीनिंग क्या होता है? आइडियल ओप एम्प का मीनिंग क्या होता है, जो भी आप इनपुट दोगे इन्वर्टिंग टर्मिनल को या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, दोनों को, इसमें मैंने पहले कंडीशन पे क्या किया, एक ही टर्मिनल को मैंने इनपुट दिया, ओके, और दूसरा टर्मिनल मैंने ग्राउंड किया। मतलब क्या, उसको कोई भी वोल्टेज नहीं जा रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वो टर्मिनल को मैंने क्या किया, वहां पे ग्राउंड किया। ओके, तो जो भी इनपुट मैंने एक टर्मिनल को दिया उसके हिसाब से मेरा आउटपुट वहां पे फॉर्म हुआ। तो बट सेकंड कंडीशन में मैं क्या करूंगा, दोनों को कुछ ना कुछ इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वहां पे देने वाला हूं। ओके, तो मैंने एक जस्ट ब्लॉक लिया यहाँ पे। ओके, तो वहां पे ब्लॉक लेने के बाद में वो ब्लॉक को क्या होगा, दो इनपुट जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल से V1 एक इनपुट जाएगा और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से V2 एक इनपुट वहां पे जाने वाला है। तो उसके हिसाब से एक आउटपुट फॉर्म होगा। तो आइडियल ओप एम्प क्या बोलता है, द आउटपुट ऑफ दैट आइडियल ओप एम्प is the directly proportional to the difference between two inputs. ओके, मैंने क्या कहा अभी, जो भी आउटपुट जो है वो आइडियल ओप एम्प का, जो भी आउटपुट जो भी फॉर्म होगा वो फॉर्म कैसे होने वाला है, वो फॉर्म होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इनपुट टू दी अनदर इनपुट। ओके, सो V1 माइनस V2, तो ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आपको मालूम है, आपने 11th 12th में पढ़ा है या डिप्लोमा में पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो आपको क्या करना है, वहां पे उसको इक्वल टू साइन लानी है। तो एक सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो मैंने ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीफायर गेन। ओके, दैट एम्पलीफायर गेन इज नथिंग बट
differential amplifier. Why it's called differential amplifier? Because we are taking the difference between two inputs. That input is called V1 and V2. That both input we are taking as an input to the ideal op amp. Okay, that ideal op amp is taking the difference between V1 and V2. Okay, so that's why it's taking the difference between V1 and V2. That's why it's called as the differential amplifier. It's taking the difference between two inputs, and after taking the difference between two input, it amplifying that difference input. Okay, so that's why it's called differential input or the difference input. Okay, the definition for the differential input or the difference input is nothing but amplifies different between the two input, hence it is called differential input or the difference input. Okay, so V0 is nothing but it's a output voltage. Output voltage is directly proportional to the difference between V1 and V2. Okay, so if we remove the proportionality constant and put the proportionality constant, it's called V0 is equal to AD. Okay, AD into V1 minus V2, and where AD is nothing but it is a differential gain. Okay, so that differential gain, that VD, we can denote in the form of differential voltage. Sorry, differential gain is nothing but we are taking as a difference voltage. Difference voltage is nothing but V1 minus V2. It's a differential voltage, right? So differential voltage we will denote it in the form of VD. Okay, so on the places of V1 minus V2, I will put that VD. Okay, so that equation will become that V0 is equal to AD into V1 minus V2. In on these places of V1 minus V2, I will put as VD. Okay, so equation will become V0 is equal to AD into VD. Okay, so if I have to calculate the value of amplifier gain, okay, differential amplifier gain, so what can I do? That I will shift that difference voltage towards the left hand side. Okay, so now it will become amplifier gain, okay, is equal to output voltage divided by difference voltage. Okay, this amplifier differential gain or amplifier gain will be calculated in the form of in dB only. Okay, dB is nothing but in decimal only. Okay, आपको कोई भी डिफरेंशियल गेन आपको कैलकुलेट करना है तो आपको वहां पे डेसिमल में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, तो वो कैलकुलेट करने के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है उसका? AD इज इक्वल टू 20 log to the base 10 into AD. जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ओके, डिफरेंशियल गेन की जो भी आपकी वैल्यू आएगी, तो आप वो वैल्यू को आपको 20 log to the base 10 के इसमें आपको वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू आपकी आएगी इन द फॉर्म ऑफ डीबी के अंदर, उसका जो यूनिट है वो इन द फॉर्म ऑफ डीबी रहने वाला है. ओके, तो ये जो एम्पलीफायर जो गेन है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो गेन है, उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा. क्यों यूनिट नहीं रहेगा? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज है, तो न्यूमरेटर भी वोल्टेज और डिनोमिनेटर भी वोल्टेज, तो कोई भी उसका यूनिट नहीं रहने वाला है. ओके, तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला में आप पुट आउट करोगे, तो ये फॉर्मूला पुट आउट करने के बाद में उसका जो यूनिट है इन द फॉर्म ऑफ डीबी वहां पे रहने वाला है. ओके, तो इसके बाद में की कंसेप्ट आता है वहां पे कॉमन मोड गेन. कॉमन मोड गेन इज नथिंग बट, as I told you earlier, if the two inputs are different, then we will found the output in the form of this formula, that is nothing but V0 is equal to AD in bracket V1 minus V2. Okay, that मतलब क्या है इसका? हरदम ऐसा हो सकता है कि हरदम V1 अलग रहेगा और V2 अलग रहने वाला है वहां पे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि V1 भी और V2 दोनों की वैल्यू सेम हो, राइट? दोनों की V1 इज इक्वल टू V2, वो कंडीशन पे क्या होगा ये भी पता होना जरूरी है. तो वो कंडीशन पे क्या होना चाहिए? वो कंडीशन का नाम है कॉमन मोड गेन. कॉमन मोड गेन इज नथिंग बट इट्स डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ AC.
Okay, AC is nothing but it's called as the common mode gain. Common mode gain when this mode will be considered when the output the input of V1 is equal to V2. When input V1 is equal to V2, then at that condition the gain of that operational amplifier will be denoted as the AC. Okay, common mode gain. At this condition, when we will consider as V1 is equal to V2, so ideally what we have to get, when the value of V1 and V2 will equal, okay, V1 और V2 ये इक्वल रहा तो आपको आइडियली क्या आना चाहिए, आउटपुट की वैल्यू क्या आना चाहिए, वहां पे 0 आना चाहिए ना, बरोबर ना. समझा कंडीशन वहां पे V1 की समझा कंसीडर करो आप 1 वोल्टेज है, V2 का भी 1 वोल्टेज है, सो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू विल बी 0 आउटपुट, राइट. तो आउटपुट सर, हाँ बोलो. यहाँ पे सर जो V1 एंड V2 है सर, हाँ, वो मतलब कहाँ पे सर अप्लाई करना है, जैसे कि वहां पे सर 2 एंड 3 था, तो जो 2 था वो इन्वर्टिंग टर्मिनल था, 2 हाँ. था जो इन्वर्टिंग टर्मिनल था, और तो जो V1 बोलो हाँ, V1 जो है वहां पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, और जो V2 जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा. V1 3 पे एंड V2 2 पे. V2 2 पे, करेक्ट. ओके सर. ओके, तो इसमें यहाँ पे ये कंडीशन पे आप V1 की और V2 की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला से आप क्या कंसीडर करोगे कि V0 जो है उसको आउटपुट 0 आना चाहिए, बट एक्चुअली आपने कुछ इनपुट आप दे रहे हो तो आउटपुट कुछ ना कुछ वहां पे आना चाहिए. ओके, कुछ इनपुट दिया तो आउटपुट 0 आ गया, कुछ मीनिंग है क्या वहां पे सिस्टम का, मतलब क्या, जैसे कि समझा राजनकर सर है, राजनकर सर ने आपको पहले 2 यूनिट पहले 1.5 यूनिट आपको सिखाया, ओके, और मैंने वही फिर से 1.5 यूनिट आपको सिखाया, मतलब 2 अलग अलग टीचर ने आपको सेम अमाउंट ऑफ इनपुट आपको दिया, राइट. कंसिडर करो, ये एग्जांपल कंसिडर करो, तो आपका आउटपुट जो है वो 0 आना चाहिए क्या, आपका जो रिजल्ट जो है वो 0 आना चाहिए क्या आइडियली? नो सर. नो आपको सर. एग्जाम में 0 मार्क मिलना No, चाहिए sir. क्या? नहीं, आपको क्या होना चाहिए, और अच्छे से ज्यादा मार्क आना चाहिए, बरोबर ना. आइडियली तो अपन अलग अलग टीचर एक ही टॉपिक अलग अलग तरीके से आपको बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे, तो उसका जो आउटपुट है वो 0 तो नहीं आना चाहिए, उसका जो आउटपुट है और अच्छे से आना चाहिए, राइट ना. वैसे ही ये सिस्टम में भी वैसे ही होता है, आप दोनों इनपुट दो तो आइडियली तो आउटपुट तो 0 आना चाहिए, बट वहां पे आउटपुट 0 नहीं आता है. वो आउटपुट 0 क्यों नहीं आता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन मोड गेन. ओके, तो आउटपुट वोल्टेज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन डिफरेंस वोल्टेज बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एवरेज कॉमन लेवल ऑफ द 2 इनपुट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मतलब क्या हो रहा है वहां पे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि राजनकर सर ने 1.5 यूनिट आपको पढ़ाया, वही 1.5 यूनिट मैंने आपको पढ़ाया, तो आप क्या करोगे, दोनों टीचर्स का कंबाइन आप लोगे, और जो टॉपिक अच्छे से आप मतलब क्या करोगे, आप नॉर्मली आप मैथमेटिकल कंसेप्ट में आप लोगे, इसको कंसीडर करोगे, तो आप क्या करोगे, दोनों टीचर्स का आप एवरेज लोगे, एवरेज लेने के बाद में वो जो भी एवरेज आपका एज अ इनपुट आया वो आप क्या करोगे, आपके सिस्टम में उसको अच्छे से समझिए, उसके हिसाब से आप आउटपुट लाओगे. तो ये कंडीशन में सेम टू सेम होता है. वहां पे क्या करेगी, 2 इनपुट लेगा सिस्टम, 2 इनपुट लेने के बाद में वो दोनों इनपुट का वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे एवरेज लिया जाएगा. एवरेज मतलब क्या, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, ये जो एवरेज है, ये एवरेज को कहा जाता है कॉमन मोड वोल्टेज. कॉमन मोड वोल्टेज इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ VC.
Okay, that input, VC input will be applied to the common mode gain. Okay, then the output will in the form of V0 is equal to AC multiplied by VC. To the difference output. Okay, so that is nothing but it's called as the final total output will be denoted and will be obtained is the addition of difference voltage to the average voltage. ओके, सो ये दोनों का वहां पे एवरेज लिया जाएगा और दोनों का डिफरेंस भी लिया जाएगा, उसके बाद में दोनों के एडिशन करने के बाद में आपको फाइनली आउटपुट वोल्टेज जो है वो फाइनल आउटपुट वोल्टेज आपको फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ V0. ओके, दिस इज द कांसेप्ट दैट. सर हाँ बोलो. जैसे कि जो सर ये है सर कॉमन मोड गेन इसी वाला, तो यहाँ पे जो सर वोल्टेज मतलब इनपुट जो सर प्रोवाइड करेंगे सर हम लोग, वो दोनों सर इक्वल होगा तो ही सर मतलब ये जो है वो कॉमन मोड वहाँ पे एक्टिवेट होने वाला, तब दोनों भी इनपुट जो है वहाँ पे इक्वल रहेंगे तो ये कॉमन मोड एक्टिवेट होगा दोनों. तो जो सर ये है सर टोटल आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल मतलब एम्पलीफायर, तो उसमें फर्स्ट टर्म है सर वो तो फिर से जीरो हो जाएगा. कैसे जीरो कैसे होगा सर? V1 माइनस V2 से जीरो हो जाएगा. 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 इक्वल रहा, राइट? यस सर. एसी जो है ये भी डिफरेंट रहेगा ना सर? मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर, जो सर VD होगा सर, हाँ में वो सर जीरो सर हो जाएगा ना. जीरो हो जाएगा, राइट, जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे ये वैल्यू सर जीरो हो जाएगा. नहीं, यहाँ पे जो AC इंटू VC है ये तो वैल्यू कुछ ना कुछ ऑप्टेन होंगी ना एट दी एंड. जब V1 इज इक्वल टू V2 रहेगा, ओके, तो वहां पे क्या होगा, जो अपना जो एम्पलीफायर जो गेन है और जो VC है, VC जो है वो जो एवरेज है. हाँ बोलो. जैसे कि आपने जो सर यहाँ पे सर लिखा हुआ है टोटल आउटपुट, तो अगर हम लोग सर टोटल से देखेंगे सर, अगर दोनों सर डिफरेंट है सर तो फर्स्ट वाला सर आ जाएगा, मतलब आइडियल वाला, और अगर इक्वल रहेगा तो कॉमन मोड वाला आ जाएगा. कॉमन मोड आ जाएगा, करेक्ट. तो यहाँ पे सर टोटल लिखने की मतलब जरूरत क्या है सर? क्योंकि अगर सर कोई भी एक कंडीशन रहेगा तो वो सर एक में से जीरो सर हो जाएगा ना, मतलब सेकंड वाला सर फिर. हाँ, तो मतलब क्या है, अब कैसा होता है कि हर एक एंगल से कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है. मतलब इसमें क्या हो रहा है, फाइनल जो आउटपुट है वो फाइनल आउटपुट आइदर डिफरेंशियल रहेगा और कॉमन रहेगा, राइट? डिफरेंशियल जीरो हो गया तो कॉमन वहां पे कंसीडर होने वाला है. कॉमन नहीं है कंडीशन तो डिफरेंशियल वहां पे एक्टिवेट रहेगा, राइट ना? तो V0 इज इक्वल टू AD इंटू VD और V0 इज इक्वल टू AC इंटू VC ऐसा ना लिखते हुए फाइनल आउटपुट इज इक्वल टू AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC, इसमें से दोनों में से कोई भी जो भी कंडीशन आई वो कंडीशन में वहां पे आउटपुट फॉर्म होने वाला है. ओके, थैंक यू सर. और कुछ? या वेलकम. और कुछ डाउट किसी को? इसके बाद में अपन CMRR जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, वो एक टॉपिक लेंगे. प्रॉब्लम्स, एक दो प्रॉब्लम्स अपन लेने वाले हैं वहां पे. उसके बाद में अपना ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प चालू होगा. ओके, तो कल अपन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प, इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स और CMRR, ये 2-3 टॉपिक अपन लेने वाले हैं. उसके बाद में जो है वो आइडियल ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक चालू होगा. ओके, तो ये आइडियल ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद में फिर ओपन लूप, क्लोज लूप, फिर उसके ऊपर के जो कंसेप्ट है वो आगे कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं. ओके, तो ऐसा अपना प्लानिंग रहने वाला है. तो यहाँ पे अपन एंड ही करते हैं. तो इसके ऊपर कुछ क्यूरी होंगी तो पूछो, या फिर आपके जो